हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो और क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है? बायोलॉजी ठीक है। तो बायोलॉजी में आज तक जो जितने भी हम लोग क्लास किए उसमें जो है 3-4 चैप्टर को पढ़ लिए हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया सेल कोशिका के बारे में, दूसरे चैप्टर में हमने आपको बताया उत्तक यानी टिश्यू के बारे में, और तीसरे चैप्टर में हमने बताया था सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें वायरस बैक्टीरिया ये सब तमाम चीज़ों को देखे थे। चौथे चैप्टर में हमने देखा प्लांट किंगडम यानी कि पेड़ पौधे की दुनिया को देखे थे। पेड़ पौधे की दुनिया को पढ़े थे तो उसमें यह पता चला था कि एक क्रिप्टो गेम्स था, एक फेनरो गेम्स था। क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत 3 फाइलम थे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फिर इधर फेनरो गेम्स के अंतर्गत भी 2 फाइलम थे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और आज हम आपको लेकर के चलते हैं जीव जंतु की दुनिया में। जब पेड़ पौधे की दुनिया को पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे कि पेड़ पौधे का जो विकास हुआ या इस पृथ्वी पर हुआ होगा तो एक व एक नहीं हो गया होगा, क्रमिक बाई क्रमिक हुआ होगा। जैसे कि इधर क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत जब ब्रायोफाइटा को पढ़े थे तो उसमें क्या था, शैवाल के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं। और शैवाल से यदि शैवाल के बारे में पढ़े, फिर धीरे धीरे जो आगे चल करके जो है ब्रायोफाइटा के बाद थैलोफाइटा को देखे, टेरिडोफाइटा को देखे। तो ये सब फाइलम को जब पढ़े तो विस्तार से पढ़ने के बाद ये पता चला कि पौधे का जो विकास हो रहा है क्रमिक बाई क्रमिक यानी कि दर बाई दर हो रहा है, एक बाई एक नहीं हो रहा है। जैसे कि शैवाल के बारे में देखे तो क्या उसमें पत्ती था, डाली था, जड़ था, ये सब नहीं था। लेकिन जैसे ही ब्रायोफाइटा के बाद थैलोफाइटा में प्रवेश किए तो उसमें जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखने लगा। और जब टेरिडोफाइटा में प्रवेश किए तो उसमें जाइलम फ्लोएम ये सब दिखने लगा। उसी तरीका से जो है जीव जंतु का भी दुनिया है, इसमें भी जो है इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि इसका भी जो विकास हुआ है दर बाई दर हुआ है। तो चलिए अब एनिमल किंगडम को शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और नोट्स बनाते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ये उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है कि नहीं। तो जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जितने भी जंतु हैं एनिमल किंगडम में, जितने भी जीव जंतु हैं ये सारे के सारे कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। मतलब इनका शरीर जो है एक कोशिका का बना हुआ नहीं होगा। सारे के सारे जो है जीव जंतु कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। और जब बहुकोशिकीय होंगे तो कैसे कोशिका के बने होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के। कैसे कोशिका के, यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए होंगे, ठीक है। और जो इसके अंतर्गत जो सभी जो जीव हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे। और सारे जितने भी जीव आएंगे, जीव जंतु, वो सब परपोषी होंगे, परपोषी होंगे या विषमपोषी होंगे। परपोषी या विषमपोषी। परपोषी का मतलब ये समझिए कि उनका जो मतलब अपना जो है दिन, ये क्या कह सकते हैं, परपोषी का मतलब ये समझ लीजिए अपना जो है ये जीवन श्रृंखला चलाने के लिए जो है वो किसी दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहेंगे, है कि नहीं। जैसे कि मानव के संदर्भ में बात करें तो मानव भी क्या है, एक प्रकार का परपोषी है। वो चावल खाते हैं, चावल तो चावल किससे प्राप्त होता है, धान के पौधा से। गेहूं भी किससे प्राप्त होता है, गेहूं के पौधा से। और जितने भी फल वगैरह जो होते हैं वो किससे प्राप्त होता है, तो ये पेड़ के पौधा, हाँ, फल वगैरह पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। मांस वगैरह जो खाता है, चिकन, मछली, अंडा, ये सब किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। दूध किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जो है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किस पर आश्रित है, तो दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतु पर आश्रित है, तो उसी को परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी जीव जंतु होंगे कैसे होंगे, परपोषी होंगे। और इनका जो शरीर जो होगा ये द्विस्तरीय होगा या त्रिस्तरीय होगा। शरीर का जो बनावट होगा, शरीर जो होगा ये जो है द्विस्तरीय होगा या त्रिस्तरीय होगा। इनका शरीर कैसा होगा, द्विस्तरीय होगा या त्रिस्तरीय होगा। द्विस्तरीय जब होगा तो इनका जो शरीर है 2 स्तर का बना होगा। कितने स्तर का बना होगा, 2 स्तर का। एक होगा बाहरी स्तर और एक होगा भीतरी स्तर। एक बाहरी स्तर और एक भीतरी स्तर। और जब त्रिस्तरीय जब होगा उसका शरीर तो एक बाहरी तो होगा ही और
बाहरी अब भीतरी लिख दिए ना, हाँ ये तो सही है। एक बाहरी तो होगा ही, एक मध्य होगा, मध्य स्तर, बाहरी स्तर, मध्य स्तर, और एक होगा भीतरी स्तर, है कि नहीं, भीतरी स्तर। इनका शरीर कैसा होगा, द्विस्तरीय होगा या त्रिस्तरीय होगा। बाहरी स्तर को जो कहते हैं इक्टोडर्म कहते हैं, इसको एंडोडर्म कहेंगे, इसको भी इक्टोडर्म, इंडोडर्म, और मध्य स्तर को क्या कहेंगे, तो मध्य स्तर को मेजोडर्म कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में ही समझते चलिए, बाहरी स्तर और भीतरी स्तर, त्रिस्तरीय का जो बना होगा उसका बाहरी स्तर होगा, मध्य स्तर होगा, और कैसा होगा, भीतरी स्तर होगा। इसके शरीर का बनावट है। और इसके शरीर के जो आकार जो होंगे ये 3 प्रकार के आकार होंगे। शरीर के जो आकार होंगे ये कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के जो है आकार होंगे, किसके, शरीर के। शरीर के आकार जो है कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला जो आकार होगा, इसके शरीर का जो पहला जो आकार होगा ये होगा द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व, द्विपार्श्व सममित, सममित, ठीक है, द्विपार्श्व सममित। दूसरा जो आकार होगा वो है अर्य सममित, अर्य, अर्य सममित, अर्य सममित। और तीसरा जो आकार है, तीसरा आकार जो है वो है असममित, असममित। तो ये है क्या, तो ये इसको एक एक करके समझ लेते हैं। द्विपार्श्व सममित उसको कहेंगे, द्विपार्श्व सममित वैसे शरीर वाले को कहेंगे जिनको जो है जिस मतलब वैसे जीव जंतु जिनके बाएं का भाग और दाएं का भाग क्या हो, बराबर हो, बाएं का भाग और दाएं का भाग क्या हो, बराबर हो। जैसे मेढक हो गया, मेढक, मेढक को देखते हैं बाएं का भाग और दाएं का भाग बराबर होता है, एक आंख इधर है तो एक आंख इधर भी है। मनुष्य को देखते हैं एक आंख इधर भी है तो एक आंख इधर है, एक कान इधर है तो एक कान इधर है, एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है तो एक पैर इधर है। मतलब सीधा सा बात कहिए कि बीच से काटने के बाद जो है दाएं और बाएं भाग में जो है कोई अंतर न रहे, दोनों तरफ का जो है शरीर का अंग समान रहे, उसी को कहते हैं द्विपार्श्व सममित। तो इसका एग्जांपल मेढक हो गया, मानव हो गया, उसके बाद कछुआ हो गया, कछुआ, ये सब जो है द्विपार्श्व सममित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अर्य सममित उसको कहते हैं जिसको केंद्र से स्थान से जब काटा जाए ना, इसको जो है केंद्र के स्थान से जब काटा जाए अर्य सममित के अंतर्गत वैसे जीव आएंगे जिसको केंद्र के स्थान से जब काटा जाए तो एक से अधिक जो है समान भाग में इसकी आकृति क्या हो, प्राप्त हो काटने पर। जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा, हाइड्रा, और स्टारफिश, स्टारफिश, ये सब को जब काटेंगे, जैसे कि स्टारफिश इस आकृति का होता है, और यहां पर जो है केंद्र मान लीजिए, ठीक है। तो केंद्र को जब मान लीजिए तो अगर इस तरीका से जब बीच बीच जब काटेंगे, यहां से ऐसे जब काटेंगे तो क्या होगा, इधर का भाग और इधर का भाग क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। फिर जब हम इसको इधर से भी जब हम काट सकते हैं, उसी तरीका से इधर से भी हम काट सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ अर्य सममित में वैसे जंतु आएंगे जिसको केंद्र को आधार मानते हुए जब हम उसको काटेंगे तो 1, 2 से जो है अधिक 3, 4 प्रकार की आकृति जो है सेम यानी कि बराबर रूप में क्या हो, प्राप्त हो सके। और असममित, असममित उसको कहेंगे इसको काटने पर जो है किसी भी प्रकार से जो है 2 भाग में बराबर भागों में नहीं बांट सकते, किसको, असममित में। इसके अंतर्गत आएगा घोंघा, क्या, जैसे कि घोंघा हो गया, घोंघा को काटेंगे तो किसी भी प्रकार से काटेंगे तो उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। तो ठीक है, ये शरीर का जो है आकृति हो गया, 3 आकार हो गया, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ ये कैसे होंगे, तो ये परपोषी और विषमपोषी होंगे। इनका जो शरीर जो होगा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होगा। इसका जो शरीर है द्विस्तरीय होगा या त्रिस्तरीय होगा। द्विस्तरीय बोले तो बाहरी स्तर, भीतरी स्तर, त्रिस्तरीय बोले तो बाहरी स्तर, मध्य स्तर और भीतरी स्तर। और इसका जो शरीर जो होगा 3 प्रकार की आकृति से बना हुआ होता है। एक होता है द्विपार्श्व, द्विपार्श्व बोले तो बाएं और दाएं भाग बराबर। उसके बाद एक है अर्य सममित, अर्य सममित बोले तो उसको केंद्र के आधार मानते हुए काटे तो 3, 4 भाग में जो है बराबर आकृति प्राप्त हो सके। एक है असममित, असममित बोले तो उसको जो है किसी भी प्रकार से जो है 2 या 2 से अधिक भाग में जो है बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल थे, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 चीज औरों क्लियर कर लेते हैं कि इनके शरीर में जो है देह गुहा,
देह गुहा, जो इसको क्लोएम कहते हैं इंग्लिश में, देह गुहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देह गुहा उसको कहते हैं जैसे कि शरीर के अंदर के खाली स्थान, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के अंग क्या होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, मतलब व्यवस्थित तरीके से सजे होते हैं शरीर के अंदर, है कि नहीं। तो शरीर के अंदर खाली भाग को जो है देह गुहा कहते हैं, या ये कह लीजिए शरीर के अंदर का जो आहार नाल है, वो आहार नाल और शरीर के आंतरिक दीवार के बीच का जो खाली स्थान है उसी को देह गुहा कहते हैं। तो देह गुहा जो है सभी जीव जंतु में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किस में रहेगा, किस में नहीं रहेगा, ये आगे चर्चा करेंगे। और जीव जंतु जो होते हैं किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं, इसमें जो है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र बोले तो खून का जो बहाव होता है अंदर का, किसी के अंदर जो है, मानकर चलिए मानव का एग्जाम्पल ले, तो मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि इसमें जो है रक्त का बहाव सिरा और धमनी के माध्यम से होता है, नस के माध्यम से होता है। और वही अगर तिलचट्टा वगैरह की बात करें तो उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं है, उसमें जो है रक्त का जो बहाव होता है देह गुहा यानी कि क्लोम के माध्यम से होता है। उसके शरीर के अंदर का जो देह गुहा बना हुआ है उसी के माध्यम से होता है रक्त का बहाव होता है, ठीक है। तो इसमें जो है रक्त परिसंचरण तंत्र बंद भी होगा और खुला भी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इससे आगे चर्चा करते हैं। अब संघ की चर्चा करते हैं। एनिमल किंगडम में प्रमुख संघ है, प्रमुख संघ के बारे में देखते हैं। बहुत सारे फाइलम है, उसके बारे में देखते हैं। पहला है पोरीफेरा संघ को देखते हैं। संघ पोरीफेरा या पोरीफेरा संघ पोरीफेरा को देखते हैं, ठीक है। संघ पोरीफेरा के जो जीव जंतु होंगे, ये अधिकांशतः जो जीव होते हैं संघ पोरीफेरा के, ये जलीय होते हैं, जलीय होंगे, जलीय कह लीजिए या समुद्री कह लीजिए, समुद्री मतलब अधिकांश जो जीव होंगे पोरीफेरा संघ के जीव जंतु कहाँ रहेंगे, समुद्र में रहेंगे, या मीठे जल बोले तो तालाब, नदी, ये सब में। मीठा जल कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी या मिठा गुड़ वगैरह घोला हुआ हो। मीठा जल कहने का मतलब वैसा जल जिसका स्वाद जो है नमकीन न हो, है कि नहीं। तो समुद्र का जल कैसा होता है, नमकीन, तो वो खारा जल कहते हैं। और हम लोग के यहाँ का जो पानी है ये साधारण जल है, इसलिए इसको जो है मीठा जल कहते हैं। तो पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव जंतु होंगे वो जलीय होंगे और अधिकतर कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है। ये जो है ठोस अथवा समुद्र वगैरह में जो रहते हैं, तो ये जो है चट्टान से चिपके रहते हैं, चट्टान से चिपके हुए रहते हैं। चट्टान से मतलब किसी भी ठोस आकृति को पकड़ लिए, चट्टान हो गया, किसी भी ठोस आकृति को पकड़ कर जो है उसी पे चिपके रहते हैं। इसमें प्रचलन अंग नहीं होते हैं, चिपके रहते हैं और अपना पूरा जिंदगी जो है यह चिपक कर ही गुजार देते हैं, एक ही जगह पर जो है गुजार देते हैं। एक होता है स्पंजिला जो होता है वो मीठे जल में पाया जाता है, मीठे जल में, मतलब वो समुद्र में नहीं रहता है, मीठे जल में रहता है। कौन, स्पंजिला एक प्रकार का जीव है जो पोरीफेरा संघ के है। ये कहाँ रहता है, मीठे जल में रहता है। इसका शरीर जो है, पोरीफेरा संघ के जो जीव है, इसका शरीर जो है, ये बहुकोशिकीय है। कैसा है, बहुकोशिकीय है। लेकिन बहुकोशिकीय तो है लेकिन उत्तक का अभाव है, उत्तक इसमें नहीं है, उत्तक का अभाव है। इसमें जो है उत्तक का विकास नहीं हुआ है। किसमें, पोरीफेरा संघ के जीव में। याद रखना है कोशिका से तो बना हुआ है, बहुकोशिकीय है, लेकिन उत्तक का क्या है, अभाव है, उत्तक नहीं है, ठीक है। इसका जो शरीर जो होता है द्विस्तरीय होता है। शरीर कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय बोले तो बाहरी स्तर और भीतरी स्तर। शरीर कैसा होगा, द्विस्तरीय, बाहरी स्तर होगा और भीतरी स्तर होगा। इसकी जो आकृति होगी, आकृति की बात करें तो आकृति जो होती है अंडाकार होगा या गोलाकार होगा, अंडाकार हो गया, इसी प्रकार की जो है इसकी आकृति होती है। और इसकी बनावट की बात करें, इसकी बनावट की बात करें तो बाइलेटरल है। बाइलेटरल बोले तो द्विपार्श्व मतलब इसको बीचे बीच जब काटेंगे तो दाएं और बाएं भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बनावट कैसी है, द्विपार्श्व है, ठीक है। इसका जो शरीर जो होता है, यह पोरीफेरा संघ के जीव का जो शरीर जो होता है, इसका जो बाहरी आवरण होता है, शरीर का बाहरी आवरण, जैसे कि ये शरीर हो गया, शरीर का जो बाहरी आवरण होता है ये एक कठोर प्रकार के जो है बने आवरण से ढके होते हैं। और वो जो कठोर आवरण जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट
और सिलिकॉन के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन के बने होते हैं। किसका? पोरिफेरा संघ के जो जीव जंतु है, इसका जो बाहरी आवरण है एक कठोर आवरण से ढका हुआ रहता है और वो आवरण बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। ठीक है, सिलिका, सिलिकॉन नहीं, सिलिका कह सकते हैं, सिलिका से बना हुआ था, सिलिकॉन गलती से लिखा गया, सिलिका से बना हुआ रहता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे देखते हैं, इसको मिटा दे। चलिए अब इससे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पोरिफेरा संघ के जीव कौन कौन है? तो जैसे कि मान लीजिए एक साइकन होता है, साइकन, कौन? साइकन। स्पंज, स्पंजिला, साइकन हो गया, साइकन। स्पंज, स्पंजिला, स्पंजिला मीठे जल में पाया जाएगा। कहाँ? मीठा जल में, ये नमकीन समुद्र में नहीं रहता है। स्पंजिला मीठे जल में पाया जाता है। साइकन हो गया, स्पंज हो गया, स्पंजिला हो गया। यू स्पंजिला, यू स्पंजिला, यू स्पंजिला, यू स्पंजिला को जो है बाथ स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। बाथ स्पंज किसको कहते हैं? यू स्पंजिला को जो है बाथ स्पंज भी कहते हैं। उसके बाद होता है यूप्लेक्टेला, एक क्या होता है? यूप्लेक्टेला होना चाहिए, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है यह भी पोरिफेरा संघ के जीव है और इसको जो है वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस की पुष्प मंजूषा किसको कहते हैं? यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। और इसको जो है जापान के जो लोग होते हैं, जापान के जो लोग होते हैं, ये गिफ्ट के तौर पर जो है वहाँ के लोगों को देते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर गुच्छा, फूल का गुच्छा वगैरह दिया जाता है ना, या कुछ और चीज़ दिया जाता है, उसी तरीका को जो है यूप्लेक्टेला को जो है जापान के लोग गिफ्ट के तौर पर जो है एक दूसरे को देते हैं। और इसको वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस की पुष्प की डाली, वीनस की पुष्प की डाली भी किसको कहते हैं? यूप्लेक्टेला को भी कहते हैं। ठीक है, तो पोरिफेरा संघ के जो जीव थे ये सब जीव थे। अब आगे देखते हैं, अगला संघ है आपका सिलिंड्रेटा। पोरिफेरा संघ के जीव देख लिए। सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा संघ है। इसके भी जो जीव होते हैं जलीय होते हैं, ये भी जो है समुद्र में ही रहते हैं। अधिकांश समुद्र में ही रहते हैं, अधिकांश बोले तो समुद्र में ही रहते हैं, है कि नहीं? और कुछ मीठे जल में भी रहते हैं। ठीक है, और इसके भी जो शरीर होते हैं, सिलिंड्रेटा संघ के भी शरीर होते हैं, ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। और जब ये बहुकोशिकीय है तो यूकैरियोटिक कोशिका का बना होगा और इसमें जो है उत्तक रहता है, उत्तक रहता है कि नहीं? पोरिफेरा संघ में देखे थे तो उत्तक का अभाव था, लेकिन इस संघ के जीव में जो है थोड़ा सा विकास हुआ है। पोरिफेरा संघ की अपेक्षा थोड़ा सा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? क्योंकि उसमें उत्तक का अभाव था और इसमें जो है उत्तक है। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलेंगे तो जीवों का विकास वैसे वैसे होता जाएगा। तो इसमें क्या है? उत्तक का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें जो है उत्तक का तो विकास हुआ है लेकिन अंग तंत्र नहीं है। अभी भी जो है इसमें अंग तंत्र का क्या है? अभाव है। अंग तंत्र के बोले तो प्रचलन अंग वगैरह ये सब हो गए, या आंत हो गया, मुंह हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये सब अंग तंत्र है। तो वो सब का क्या है? अभाव है। किसमें? सिलिंड्रेटा में। ठीक, और इसका जो शरीर होता है, सिलिंड्रेटा संघ का जो शरीर होता है, ये द्विस्तरीय होता है, बाइलेटरल होता है। द्विस्तरीय कैसा होगा? बाइलेटरल होगा। द्विस्तरीय जो है इसका शरीर द्विस्तरीय होता है। और क्या है? इसके मुख के अंदर जो होते हैं, मुख के अंदर चारों ओर, मुख के बाहर चारों ओर लंबे लंबे एक आकृति निकली हुई होती है। मुख के बाहर चारों ओर जो है एक संस्पर्श, मतलब कह सकते हैं इस तरीके की जो है, इस तरीके की जो है आकृति निकली हुई रहती है। ठीक है,
और इसमें जो है दंश कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? सिलिंट्रेटा संघ के जीव में जो है दंश कोशिकाएं पाई जाती है, दंश कोशिकाएं। और दंश कोशिकाएं जो होती है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करेगा और भोजन ग्रहण करने में मदद करेगा। कौन? दंश कोशिकाएं। ठीक, तो सिलिंट्रेटा संघ के कुछ जीव है उसके बारे में वो चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि में कौन कौन सा जीव आएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक जीव है फाइसेलिया। फाइसेलिया ये फाइसेलिया जो है सिलिंट्रेटा संघ के जीव है और इसको पुर्तगाली पोत भी कहते हैं। पुर्तगाली पोत किसको कहेंगे? याद रखना है, फाइसेलिया को क्या कहेंगे? पुर्तगाली पोत कहेंगे। एक है ओरेलिया को जेली फिश कहते हैं। क्या कहते हैं ओरेलिया को? जेली फिश कहते हैं। किसको? ओरेलिया को जेली फिश कहेंगे। पुर्तगाली पोत किसको कहेंगे? फाइसेलिया को कहेंगे। एक है हाइड्रा जो है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। अमरत्व का गुण पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में, मतलब इसको अमर कहा जाता है हाइड्रा। और इसमें जो जनन जो होता है, सिलिंट्रेटा संघ में जो जनन होता है, ये जो है लैंगिक जनन होगा, लैंगिक होगा या अलैंगिक होगा। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। किसमें? सिलिंड्रेटा संघ में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होगा। और जो अलैंगिक जनन जो होगा वो मुकुलन कहलाएगा। मुकुलन के द्वारा। अलैंगिक जनन कैसा होता है? मुकुलन के माध्यम से। और मुकुलन क्या है और हाइड्रा में अमरत्व का गुण कैसे पाया जाता है इसको समझिएगा। मान करके चलिए ये आपका हो गया हाइड्रा का पेड़, इसी तरीके का रहता है हाइड्रा। ये आपका किसका पेड़ हो गया? हाइड्रा का पेड़ हो गया। यहीं पर जो है इसके पेड़ में, जैसे कि आगे चल करके क्या होगा, यहाँ पर जो है एक उभार निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? एक उभार निकलना शुरू हो जाए। क्या? उभार। और ये उभार जो है धीरे धीरे क्या होना शुरू करेगा? बढ़ना शुरू करेगा। समय के अनुसार धीरे धीरे जो है यही उभार बढ़ना शुरू करेगा और बढ़ करके जो है सेम अपने जैसा जो है एक आकृति जो है यहाँ पर बना लेगा। सेम अपने जैसा आकृति जो है यही उभार बढ़ करके क्या होगा? बना लेगा। और बन जाने के बाद यहाँ से जो है टूट करके स्वतंत्र अवस्था में यहाँ अलग हो जाएगा और ठीक अपने प्रकार जैसा एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। तो ये जो हो रहा है ना, यही मुकुलन विधि कहलाता है। देखे कि नहीं, यहाँ पर क्या निकला? एक उभार निकला और ये फिर उभार बढ़ते गया और सेम अपने जैसा एक आकृति बना करके टूट करके अलग हो गया और एक अपना स्वयं का निर्माण कर लिया। तो यही अलैंगिक गुण होने के कारण जो है और इस प्रकार का जो मुकुलन के द्वारा जो अपना ये बढ़ा रहा है अपना संख्या, इसी के कारण जो है हाइड्रा को क्या कहा गया कि हाइड्रा में जो है अमरत्व का गुण होता है। ठीक है, चलिए सिलिंट्रेटा संघ को देख लिए। एक दो और उदाहरण है। एक है पेनाटूला, ये याद रखना है। पेनाटूला को जो है समुद्री कलम कहते हैं। पेनाटूला को क्या कहते हैं? समुद्री कलम। पेनाटूला को समुद्री कलम कहते हैं। किसको? पेनाटूला को। एक है गोरगोनिया को जो है समुद्री पंखा कहते हैं। समुद्री पंखा, तो ये याद रहना चाहिए। समुद्री पंखा किसको कहेंगे? गोरगोनिया को कहेंगे। और पेनाटूला को क्या कहेंगे? तो समुद्री कलम कहेंगे। ठीक है, तो सिलिंट्रेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन जीव है? फाइसेलिया है, ओरेलिया है, पेनाटूला है, गोरगोनिया है। तो पुर्तगाली पोत किसको कहेंगे? फाइसेलिया को। जेलीफिश को इसको कहते हैं, ओरेलिया को। तो ये सब याद रखना है और ये सब जो है सिलिंट्रेटा संघ में आते हैं। ठीक है, अब अगला फाइलम को देखते हैं। इससे अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसका नाम ही ऐसा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इस संघ के जो जीव होते हैं ये चपटा कृमि होते हैं। इस संघ के जो जीव होते हैं ये चपटा कृमि होते हैं। चपटा कृमि और फीते के आकार का चपटा कृमि कह लीजिए या फीते के आकार का होता है।
आकार का। प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो चपटे कृमि होते हैं, और इसका जो शरीर जो होता है, शरीर ये 3 स्तर का बना होता है। 3 स्तर बोले तो बाहरी स्तर होगा, एक माध्यमिक स्तर होगा, माध्यमिक स्तर, और एक कौन स्तर होगा, तो एक भीतरी स्तर होगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो है अंग का विकास जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। अंग का विकास इसमें जो है शुरू होने लगता है, अंग का विकास यहाँ से शुरू होता है। और विकास, अंग का जब विकास शुरू होगा तो सबसे पहले इसमें पाचन तंत्र का विकास होता है। किसका? पाचन तंत्र का विकास होता है। और पाचन तंत्र के रूप में है सिर्फ और सिर्फ मुंह का विकास होता है, सिर्फ और सिर्फ मुंह का विकास होता है। इसमें जो है जो मल द्वार होता है, मल द्वार जिसको एनस कहते हैं, एनस का अभाव रहता है, ये सब नहीं रहता है। पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, द्वार मुंह से समाप्त होता है और एनस पर जाकर खत्म होता है। लेकिन इसका जो पाचन तंत्र में जो है सिर्फ और सिर्फ मुंह ही रहता है, एनस द्वार नहीं रहता है। और हाँ, एनस द्वार इसमें नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें जो है श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सब का भी अभाव रहता है। कहने का मतलब श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सब भी जो है इसमें, इसका जो है अभाव रहता है। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेज में। ठीक, ये जो है परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी ऐसे तो सब तो परजीवी ही होंगे, और ये परजीवी होते हैं तो अपना पोषण के लिए जो है जीव जंतु के शरीर पर, जीव जंतु के शरीर पर रहते हैं, जीव जंतु के शरीर में रहते हैं। कहाँ? जीव जंतु के शरीर में रहते हैं। ठीक, और परजीवी से जुड़ने के लिए जो है इसमें एक, इसके शरीर पर जो है परजीवी से जब ये जुड़ेगा तो इसके शरीर पर एक कांटे के आकार का आकृति बना हुआ रहता है। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेज के जीव में जो है कांटे के आकार का आकृति बना हुआ रहता है, और वही कांटे के आकार की आकृति से जो है जीव जंतु के शरीर से क्या होता है? ये जुड़ता है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज को। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेन बात है ना, इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से जीव किस संघ में आते हैं। ठीक, तो एक है फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका, बस 3 मिनट और। फैसियोला हेपेटिका, एक होता है फैसियोला हेपेटिका, एक होता है टीनिया सोलियम। फैसियोला हेपेटिका हो गया, टीनिया सोलियम हो गया। एक होता है सोस्टोसोमा, एक क्या होता है? सोस्टोसोमा होता है। और एक होता है प्लेनेरिया। ये 4 प्रकार के जीव हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ के अंतर्गत आते हैं। और ये फैसियोला हेपेटिका जो है इसको लीवर फल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर फल्क कहते हैं। और ये क्या करते हैं ना, लीवर में जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं। ये फैसियोला हेपेटिका जो है ये लीवर में क्या करता है? बीमारी उत्पन्न करता है। और एक होता है ये टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम क्या करता है? तो ये फीता कृमि होता है। टीनिया सोलियम जो है कैसा कृमि है? फीता कृमि है। और इसका जो वाहक है वो सूअर है। यह सूअर के शरीर में रहता है। जब ये सूअर के शरीर में रहता है टीनिया सोलियम, तो ये मनुष्य को क्या हानि पहुंचाता है? तो सूअर का जो कच्चा मांस जो होता है, सूअर का मांस तो आदमी खाता ही है, आदमी क्या नहीं खाएगा? सूअर खाएगा। क्या नहीं खाएगा? आदमी से कोई जीव जंतु बचा हुआ थोड़ी ही है, आदमी को तो आदमी भी खाने पर उतरा हुआ है। तो टीनिया सोलियम जो है ये फीता कृमि है और ये सूअर में होता है। ठीक है, और सूअर का जो कच्चा मांस जब आदमी खाता है, मनुष्य खाता है, तो यही टीनिया सोलियम जो है उस आदमी के आंत में चल जाता है और आंत में जाकर के जो है घाव बना देता है कि नहीं? ये फीता कृमि टीनिया सोलियम सूअर के माध्यम से कच्चा मांस खाने से आंत में जाएगा और आंत में क्या बना देगा? घाव बना देगा। ये सोस्टोसोमा जो है ये जो है चपटा कृमि है। कैसा कृमि है? चपटा कृमि है। और ये जो है इसको ब्लड फल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड फल्क, इसको ब्लड फल्क कहते हैं। और ये जो है आदमी के खून में रहता है। कहाँ रहता है?
खून में रहता है, और खून में रह करके क्या करता है, तो हानि पहुंचाता है, मतलब रक्त को बहाने का काम करता है। जैसे कि पेशाब होगा और पेशाब के रास्ते में ब्लड आ जाएगा, पेशाब के साथ साथ क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। तो ये चपटा कृमि के वजह से ही पेशाब वगैरह में जो है ब्लड आता है कि नहीं। पेचिस होगा तो पेचिस में ब्लड आ जाएगा, पेट में दर्द करेगा, किससे, चपटा कृमि यानी कि शिस्टोसोमा के माध्यम से। एक प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया जो है ये परजीवी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से जो है अपना वायुमंडल में जो है स्वतंत्र रूप से रहता है। प्लेनेरिया जो है परजीवी नहीं है। तो आज का क्लास इतना है, अगर ज़्यादा ये आगे पढ़ाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा क्लास लेना उबाऊ हो जाता है, फिर आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़ने से या 1-2 मिनट देखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।